प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, खुशी से मस्ती से चल रही पढ़ाई। मैं हूं रोशन कुमार, बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और हमने काफ़ी दिनों तक बोइंग कंपनी में काम किया, एविएशन की कंपनी, एज ए डिप्टी सीईओ। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आज हम खड़े हैं एक बहुत अच्छे बैनर, जोहार एडू कैंपस। बहुत प्यारे से सर डॉक्टर आर.के. पांडे बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपका जेपीएससी का फिजिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्ट है, उसके फिजिक्स में क्या सिलेबस है, उसकी बात हम करेंगे। पहला पार्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या? यूनिट होता है मेथड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ मेजरमेंट, माप तौल करने का तरीका। कैसे हम किसी चीज का माप तौल कर सकते हैं। अब देखिए, इसका साइज, स्टाइलस का साइज क्या है। मोबाइल फोन है तो आप जब खरीदने जाएंगे तो आप पूछेंगे कि इस मोबाइल फोन का स्क्रीन का क्या साइज है, व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ। फिर आप पूछेंगे एचडी है, अल्ट्रा एचडी है, और अल्ट्रा एचडी है, एचडी के साथ साथ कितना है। कार कोई चल रही सड़क पे तो उसकी वेलोसिटी क्या है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सारा मेजरमेंट है। एरोप्लेन हवा में उड़ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या, उसका डायरेक्शन क्या है। तो मेजरमेंट आप करते हो। मेजरमेंट से पता चलता है कि आपको न्यू दिल्ली से रांची जाना है एरोप्लेन से, तो एरोप्लेन की क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्टेंस होगा। मेजरमेंट आप कर पाते हैं तो समझ में आता है एक्चुअली कि कितना टाइम लग जाएगा, या एरोप्लेन में कितना फ्यूल लग जाएगा, उसमें कितना ईंधन लग जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं मेथड करने का, एमकेएस, सीजीएस, एसआई। इन मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका इसमें से रहता है। फिर है डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी। बड़े बेसिक पैरामीटर्स हैं फिजिक्स के। ये सारे स्पीड से, वेलोसिटी से, ग्रेविटी से, मास से, वेट, फोर्स, इंपैक्ट, वॉक, पावर एंड एनर्जी, इससे हम समझ पाते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग ठीक करना है, आपका फाउंडेशन ठीक करना है, तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। अब आ गया, मैं अभी बात कर रहा था आसमान की ओर, एरोप्लेन की बात कर रहा था, तो उसी आसमान की ओर बातों को लेकर के चलते हैं। सोलर सिस्टम है ना। देखिए, मैं खड़ा हूं तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, वन पर्सन, लेकिन मेरे साथ यहां क्लास में एक प्यून है, कोई टेक्निकल स्टाफ है, फिर और भी कोई टीचर हो सकते हैं आर्ट्स के, कोई और टीचर हो सकते हैं इन्वायरमेंट के, है ना। तो क्या हो गया, एक सिस्टम बन गया। हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जो सन के चारों तरफ या सन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं उसको सोलर सिस्टम। ये पढ़ना हमें। देन रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन। आपको पता है अर्थ जो है चक्कर लगाती रहती है सन के। तो आज अर्थ यहां पर है, कल यहां पर है, फिर आगे गई, फिर पीछे गई, फिर ऐसे गई, चारों तरफ घूम रही है। टाइम के साथ पोजीशन ऑफ द अर्थ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बारे में पढ़ना है। और इसके साथ साथ अदर प्लैनेट्स, धरती माता के साथ साथ और भी प्लैनेट्स हैं, आप जानते हैं 9 प्लैनेट्स हैं।
कई बार लोग कहते हैं 8 ही प्लेनेट है, कई बार लोग कहते हैं 11 प्लेनेट भी है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आज के डेट में साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं और आपका जेपीएससी का एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है। नाउ मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून इन सोलर सिस्टम। अब देखिए, मून के चारों तरफ, चंद्रमा के चारों तरफ, चंद्रमा जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। तो उसके घूमने का क्या इफेक्ट पड़ता है धरती पर, धरती पे इफेक्ट जानना है। तो कई बार आप कहते हैं उसको ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। तो ऐसी बातें भी हम पढ़ेंगे। इसके आगे दिया भी है ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स, है ना। सोलर एक्लिप्स आ गया जिसको आप सूर्य ग्रहण कहते हैं, और उसका हमारी धरती पर, हमारे भारत में क्या इफेक्ट पड़ सकता है या पूरी धरती पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा भी है, इसे लूनर एंड सोलर एक्लिप्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो अर्थ का रिलेटिव पोजीशन की बात है, यहां पर है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या है ना। और ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है। प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर जेपीएससी में मेन एग्जामिनेशन में सीधा पूछा हुआ है। तो हम इसको डिटेल पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो भी आपको पूरा फॉर्मेट के साथ दिखाएंगे, बताएंगे। कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ साउंड। साउंड क्या है, जो आप सुन रहे हो साउंड है, मैं जो बोल रहा हूं, जो प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, साउंड है। ये बेसिकली एक तरह का वाइब्रेशन है। मैंने अपने हाथों में इस स्टाइलस से वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया और इसकी आवाज आपको सुनाई पड़ सकती है। सो दैट वाइब्रेशन इज व्हाट साउंड। और साउंड के वेव की कोई लेंथ होती है, क्योंकि साउंड की वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। मैं बोल रहा हूं आपके पास तक गया, तो एक वेव की कितनी लंबाई है उसकी बात हम करेंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हुआ। जैसे एक सेकेंड में 2 बार वाइब्रेशन हुआ, है ना, तो आप क्या कहेंगे उसको, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और ये 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कौन सुन पाता है। एक सेकंड में कहीं 2 बार वाइब्रेशन हो रहा है, एक धागे को लो, और एक सेकंड में 2 बार धागा ऊपर नीचे हुआ खींचने के बाद, तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गया। उस साउंड को आप नहीं सुन सकते, लेकिन उस साउंड को डॉगी सुन लेता है, कुत्ते सुन लेते हैं उसको। और हम कब सुन पाते हैं, एक सेकंड में कम से कम 20 बार वाइब्रेशन होना चाहिए। सो 20 वाइब्रेशंस इज 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और तब हम सुनते हैं। लास्ट ईयर जेपीएससी में पूछा है कि भाई ऑडिबल रेंज क्या है ना, या 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या होता है, श्रावित है, ऑडिबल है, अल्ट्रासोनिक है, सुपरसोनिक है, क्या है। तो बात बात में आपको आंसर, सिलेबस का हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और आपको आंसर मिल रहा है। उसी टाइप से व्हाट डू यू मीन बाय द इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना। तो इन सब के को हम पढ़ेंगे भी, और इसमें डिफरेंस क्या है, और फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यह भी पूछा हुआ आपका। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में भी आपसे पूछा हुआ है, और उसके यूजेज भी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, तो आगे देखिए लिखा है, सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर एंड अल्ट्रासोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो लास्ट ईयर इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर द जेपीएससी। अब जरा इसी बात को हम हिंदी मीडियम के हिसाब से समझ लेते हैं। इसी बात को जरा हमें हिंदी मीडियम के हिसाब से जानना है। देखो बच्चों, जेपीएससी
फिजिक्स, आप इसको कहते हैं फिजिक्स या फिजिकल साइंस। मापन पद्धतियां मतलब मेजरमेंट करने के तरीके। तो स्टाइलस का लेंथ कितना है, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मेरी हाइट कितनी है, एरोप्लेन आसमान में उड़ रही तो उसकी वेलोसिटी क्या है ना, कितना फोर्स लग रहा है सो दैट एरोप्लेन उड़ सके आसमान में। उसी टाइप से आप टीवी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं भाई टीवी का स्क्रीन का साइज कितना है, आपको समझ में आता है कि हाँ टीवी का स्क्रीन का साइज ये है तो मैं बड़ा टीवी ले रहा हूं, पैसे ठीक ठाक देना पड़ेगा, है ना, तो आपको वर्थ फील होता है। नाउ कार की वेलोसिटी क्या हो सकती है, आप ज्यादा वेलोसिटी की कार खरीदना चाहते हैं, कम वेलोसिटी की कार खरीदना चाहते हैं, आप बड़ी साइज की कार खरीदना चाहते हैं, छोटी साइज की कार खरीदना चाहते हैं। सो ऑल दिस कम्स अंडर द मेजरमेंट। मेजरमेंट में 3 सिस्टम आपके पास है सिलेबस में, एमकेएस, सीजीएस और एसआई। तो एसआई जो है स्टैंडर्ड, डिटेल हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो आज वाइडली एक्सेप्टेड है। एसआई यूनिट सबसे ज्यादा अभी चलता है, डिटेल डिस्कशन हम इस पे करेंगे। यहां पर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है, मेन बेस्ड क्वेश्चन के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब आ जाइए, कुछ फिजिक्स के बेसिक्स होते हैं। यदि आप फिजिक्स या फिजिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसका कुछ बेस है। बाय स्पीड क्या होता है, स्पीड है जिसको आप चाल कहते हैं, मोशन है जिसको आप गति कहते हैं, ग्रेविटी है जिसको आप गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, द्रव्यमान है इसको मास कहते हैं, और आपके शरीर का जो वेट है, वेट हम उसको भार बोलते हैं। और जितना वेट आपका है ना, आपका शरीर धरती माता पर उतना ही बल लगा रहा है। सो बल इज व्हाट, फोर्स। हाउ मच फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन द अर्थ, हम कितना बल लगा रहे धरती पर, ये हमारे वेट के बराबर है। फिर इन सबको डिफाइन करना, उसका इफेक्ट जानना, और तब एक टॉपिक है कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपके पास एनर्जी है तो काम कर पाएंगे, और काम करने का रेट फास्ट है तो क्या होगा, ऊर्जा, आपकी शक्ति अच्छी है ना। काम करने का रेट फास्ट है तो क्या है, आपकी शक्ति अच्छी है, पावर इसको कहते हैं। आप जेपीएससी में भी पावर गेन करना चाहते हैं, करेक्ट। आगे आ जाइए, सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम। सौर प्रणाली का मतलब सोलर सिस्टम। सुनिए जरा ध्यान से, सोलर सिस्टम क्या है, सौर प्रणाली क्या है। देखो, इस कोचिंग में मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, व्यक्तिगत बात हो गया, वन मैन आर्मी हो गया। लेकिन इस कोचिंग में मेरे साथ एक प्यून है जो चाय पानी पिलाता है, एक टाइपिस्ट है जो क्वेश्चन टाइप करता है, एक टेक्निकल ऑपरेटर है जो वीडियो अपलोड कर रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई इन्वायरमेंटल साइंस के टीचर हैं, कोई पॉलिटी के टीचर हैं, कोई ज्योग्राफी के सर हैं। तो ये सारा मिलाकर के क्या बन गया, सिस्टम। सो सोलर सिस्टम भी क्या है, सन के चारों तरफ अर्थ है, धरती माता है, बृहस्पति है, उसी टाइप से और भी अलग अलग 9 ग्रह हैं। तो 9 ग्रह जो आपस में सामंजस्य स्थापित कर रहा है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उन सामंजस्य के पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सौर प्रणाली। सौर प्रणाली से डायरेक्ट क्वेश्चन, केपलर के नियम, केपलर के नियम क्या हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको जोड़ दें हम तो सूर्य और दूसरे ग्रहों की सापेक्ष स्थिति, रिलेटिव पोजीशन। यहां बीच में सूरज
और यहां पर मान लो धरती है, यहां पर बृहस्पति है, यहां पर शुक्र है, तो अलग अलग ग्रहों का जो आपस में पोजीशन है, आपस में जो डिस्टेंस है और जो सालों भर पोजीशन बदलते रहता है, उन सब के बारे में स्टडी करना। सो ऑल दिस कम्स अंडर द केपलर। उसके साथ साथ आपको पता है चंद्रमा चक्कर लगाते हैं किसका? पृथ्वी का, है ना। जैसे बच्चे चक्कर लगाते हैं किसका? बढ़िया सा लड़कियों का। तो वैसे ही चंद्रमा चक्कर लगाते हैं किसका? पृथ्वी का। अब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट हमको चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई पड़ता है। और सोलर सिस्टम का इफेक्ट या सूर्य और धरती का इफेक्ट क्या है? सूर्य ग्रहण के फॉर्म में। तो प्रीवियस ईयर फिर से एक क्वेश्चन पूछा है लास्ट ईयर कि भाई केपलर के नियम क्या हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव धरती पर पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन। या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपका सिलेबस कह रहा है, जेपीएससी आपके साथ न्याय करके उतना ही क्वेश्चन पूछ रहा है। सो ये सारा सोलर सिस्टम के बारे में है। अब लास्ट टॉपिक है आपका ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि का नेचर। तो ध्वनि क्या है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये ध्वनि है, ये आवाज है। क्या हो रहा है इसमें? वाइब्रेशन हो रहा है। मैंने यहां पर स्टाइलस से खटखट खटखट किया, अंगुलियों से खटखट खटखट किया, क्या हो रहा है इसमें? वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन। और कंपन की वजह से आप सुन रहे हैं चीजों को। सो वाइब्रेशन इज साउंड। अब 1 सेकेंड में 2 बार वाइब्रेशन होता हो, है ना, तो आपको आवाजें सुनानी पड़ेगी। सो मैं बात कर रहा हूं किसका? आवृत्ति। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेशन हुआ, आपको सुनाई पड़ा, लेकिन आपके घर में कोई डॉगी है, आपके घर में कोई कुत्ता है, तो उसको सुनाई पड़ जाएगा। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। और 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डॉगी सुन सकता है। 2 हर्ट्ज से लेकर के 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेशन होगा तो भी डॉगी सुन लेगा। और जब 1 सेकंड में 20 बार वाइब्रेशन हो जाएगा तो हम इंसान भी सुन लेते हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी? 20 हर्ट्ज। अब पिछले साल जेपीएससी में पूछा है कि 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या कहेंगे? ऑप्शन में है लिखा हुआ श्रव्य या अश्रव्य। तो श्रव्य है क्योंकि हम सुन पाते हैं, अश्रव्य नहीं है। फिर पूछा है पराध्वनि, तीसरा ऑप्शन है पराध्वनि। तो पराध्वनि भी नहीं है, अश्रव्य भी नहीं है, तो कैसा है? श्रव्य है। 20 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। बात बात में सिलेबस के हमें आंसर्स मिल रहे हैं कि जेपीएससी मेन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा है साथ साथ। अब कहता है कि भाई तरंग लंबाई क्या है? जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, जो तरंगे मिल रही है, उसकी लंबाई क्या है? इसको अंग्रेजी में हम वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेव की लंबाई, तरंग की लंबाई, है ना। तो मैं बोल रहा हूं और आपके कानों तक आवाज जा रही, तो लंबाई बड़ी है। और मैं बोल रहा हूं यहां से न्यूयॉर्क जाता है, जो बाइडेन के कानों तक आवाज जाती है, इसका मतलब लंबाई और बड़ी है। सो और आजकल वीडियो लेक्चर के थ्रू तो हम पूरी दुनिया में अपनी आवाज को फैला रहे हैं, तो वेवलेंथ काफी बड़ा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो जितने भी साउंड्स हैं, अश्रव्य साउंड है, पराध्वनिक साउंड है, या जो भी ध्वनि है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या उपयोग है। और ये फिर से क्वेश्चन मैंने पूछा है सब्जेक्टिव में कि पराध्वनि और अश्रव्य ध्वनि के उपयोगिताओं को बताएं। तो इस तरीके से जेपीएससी का आपका सिलेबस और टू द पॉइंट उसमें से आने वाले क्वेश्चंस कुछ लास्ट ईयर के रेफरेंस में हमने डिस्कस किया। और अब हम एक एक टॉपिक वाइज सारी बातों को फिर से जानेंगे, फिर से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।
प्यारे बच्चों, अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर जेपीएससी का मेन का, जो सब्जेक्टिव है जिसको आपको लिखना है। क्वेश्चन है वाटर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, नेम द सोर्सेज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियां क्या है? प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखें। पराश्रव्य ध्वनि की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन करें। आप इस पार्ट को लिखें या दूसरा पार्ट आपके पास है, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स। केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें। चंद्र ग्रहण और एवं सूर्य ग्रहण के बीच प्रभेद बताएं। आप जो मर्जी दोनों में से लिख सकते हैं। आंसर आपको करना है 450 शब्दों में। आप इसको बढ़ा सकते हैं 500 शब्द तक, ये आपके पास फ्रीडम है, सो दैट आपको पूरे नंबर मिल जाएं। ठीक है, अब कोई भी पार्ट हम लेकर के चल सकते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है तो मान लो मैं यहां पर पहले डिस्कस करता हूं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के नियम, केपलर के ग्रहों के गति के नियम। इसके बेसिकली 3 नियम हैं। तो फर्स्ट लॉ, पहला नियम क्या है? आप इंट्रो में लिखेंगे कि केपलर के प्लैनेट के रोटेट करने का सूर्य सन के चारों तरफ एक अलग से विशिष्ट नियम है, और ये नियम को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला पार्ट आपका कौन सा है? फर्स्ट लॉ, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है ये? लॉ ऑफ ऑर्बिट है। हिंदी आप इसका लिख सकते हैं ऑर्बिट को कक्ष या कक्षा भी कह सकते हैं। सो कक्षे का क्या नियम है? तो इसका जो पाथवे होता है, इसकी जो कक्षा होती है, सर्कुलर नहीं होती। तो कैसी होती है? एलिप्टिकल होती है। इसकी कक्षाएं एलिप्टिकल है, अंडाकार आप कह सकते हैं, एलिप्टिकल। एक बात, तो सन कहां पर है भाई? सन सेंटर पे नहीं है, तो सन कहां पर है? 2 फोकस होते हैं, और 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर कौन हो सकता है? सन हो सकता है। सो सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सन लाइज एट एनी ऑफ द फोकस
आउट ऑफ 2 फोकाई प्रेजेंट। तो 2 फोकस मैंने यहां पे दिखाया है, एक पर कहीं पर क्या रहेगा, सन रहेगा, एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग। यहां पर हम अर्थ मान लेते हैं। उसी टाइप से कोई अदर प्लेनेट भी आप ले सकते हो, कोई दूसरी प्लेनेट, उसका भी पाथ कैसा, एलिप्टिकल। कोई तीसरी प्लेनेट, उसका भी पाथ कैसा, एलिप्टिकल। तो आप इस तरीके से एलिप्टिकल पाथ पर अलग अलग प्लेनेट को दिखा सकते हैं, या सिर्फ आप अर्थ को लेकर के चल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ पे चलती है, और इसमें सन किसी एक फोकस पर होती है, और इसमें 2 क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। बड़े एक्सिस को सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, छोटे एक्सिस को क्या कहते हैं हम, सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। और इस तरीके से 2 एक्सिस पर पूरा काम होता है, यानी रेडियस का कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्कुलर नहीं है, रेडियस नहीं है, सेंटर नहीं है। सेंटर की जगह पर क्या है, 2 अलग अलग फोकस है। रेडियस की जगह पर क्या है, 2 अलग अलग एक्सिस है, माइनर और मेजर, बड़ा और छोटा। और सर्कल की जगह पर क्या है, एलिप्टिकल पाथ है, अंडाकार पाथ है। तो केपलर का पहला नियम था, फर्स्ट लॉ। अब हम आगे बात करते हैं केपलर के सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सो दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम क्या बताता है भाई, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगी कोई भी प्लेनेट। देयर इज सन, सन, एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलो। कौन चलेगा, अर्थ चलेगी ए से बी तक, और टाइम दिया मान लो 2 दिन, 2 days। अब आप इस एरिया को मेजर करो, मेजर दिस पार्ट। धरती जो 2 दिन में चली ए से बी तक, इस एरिया का मेजरमेंट आप कर लीजिए। टाइम आपने दिया है 2 दिन। अब फिर से 2 दिन टाइम दे दो। अब धरती माता पॉइंट बी से सी पर आती है, अर्थ इज कमिंग फ्रॉम बी टू सी, एंड नाउ मेजर द एरिया। अब आप फिर से एरिया को मेजर करो, तो क्या देखोगे, अब आप देखोगे कि जो एरिया ए है, दिस एरिया एंड दिस एरिया, बोथ आर इक्वल। मैं इसको एरिया 1 लिख रहा हूं और मैं इसको एरिया 2 लिख रहा हूं। ये दोनों एरिया क्या है, आपस में इक्वल हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। इसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। यही है केपलर का सेकेंड लॉ। सो हेयर एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। एक बात, अब हम यहां पर कहते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ एरिया को यदि लिखना है तो क्या कहते हैं हम, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट रिमेन कांस्टेंट। कैसा रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है। तो इसको अच्छे से साइंटिफिकली लिखेंगे तो एरिया अपॉन टाइम, है ना, और आप क्या कहेंगे, एरिया अपॉन टाइम। सो एरिया 1 and the time given is same, area 2 when the time given is same. So the areal velocity remains what, constant. And this is Kepler second law. अब हम आते हैं केपलर के थर्ड लॉ की ओर।
थर्ड लॉ क्या कहता है? दिस इज लॉ ऑफ पीरियड। आवृत्ति का नियम। हिंदी में हम लिखे इसको तो क्या कह सकते हैं इसको? आवृत्ति का नियम। क्या आवृत्ति का नियम है? कहता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। क्या कह रहा है? कह रहा है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज क्यूब ऑफ व्हाट? रेडियस। तो आप यदि इसमें से टी निकालना चाहें, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में 11th क्लास में जो भी, कि यहां पर क्या आता है? कांस्टेंट आता है के। सो आर टू द पावर क्या हो जाएगा? आर क्यूब का स्क्वायर रूट। आर टू द पावर 3 था पहले से, और यहां पर स्क्वायर हटा तो क्या हो जाएगा? क्यूब आ जाएगा। तो ज्यादातर बुक में ऐसे लिखा रहता है, आप उसका दूसरा फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने बॉक्स में लगा दिया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको याद भी रखना चाहिए। अब इसमें कंपैरिजन आ सकता है। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ नेपच्यून ऑफ का क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ वेनस प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ वेनस ऑफ क्यूब। इसको नेपच्यून ही कहते हैं, इसको हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, और ये आपका धरती हो गया। तो ये सारा फॉर्मूला क्या है? इसी से आया हुआ है। ये था हमारे 3 लॉ केपलर के। इसमें आप क्या बताएंगे? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। जो प्लेनेट की रेडियस होगी, जो ग्रहों की रेडियस होगी, जो ग्रह की त्रिज्या होगी, हिंदी में बात करें तो त्रिज्या के क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। अब आपके पास था ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में अंतर। ये अंतर आपके लिए काफी आसान है। नाम पता है, चंद्रग्रहण कहते हैं इसको, सूर्यग्रहण कहते हैं इसको। ये कब लगता है? जब फुल मून नहीं होता, डार्क नाइट। ये कब होता है? जब आप इसको कह सकते हैं अमावस्या के दिन, इसको आप कह सकते हैं पूर्णिमा के दिन, है ना। इसमें क्या होती है? मून जो है आपको डार्क दिखाई पड़ती है। इसमें क्या है? सन आपको डार्क दिखाई पड़ती है। डार्कनेस टू द सन। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जो रेडिएशंस, जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कॉस्मिक वेव्स हैं, साइंस के हिसाब से जितना हमारे अर्थ पे आना चाहिए उतनी नहीं आ पाती, और उतनी नहीं आ पाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होता है? एनर्जी लेवल काफी डाउन हो जाता है अर्थ के सरफेस का, और उसके वजह से आगे प्रोडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से काफी सिंपल आगे का पार्ट था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये मेजर हिस्सा है इस क्वेश्चन का।